मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस राधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्था। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 24, 25 और 26 जुलाई के करंट अफेयर्स। हमारी करंट अफेयर्स 3 डेज की रिमेन हुई थी दोस्तों, इसलिए हम 3 दिन की बची हुई करंट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको करंट अफेयर्स में इतना बेहतरीन मैटर दिया जाता है, हर चीज़, हर इंडियन एक्सप्रेस है, मनी कंट्रोल है, द हिंदू है, इन सब से बहुत मेहनत करके आपको वीडियो तैयार करता हूं मैं। करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं दोस्तों पूरे अखबारों को छानने में, पीआईबी को छानने में, और मनी कंट्रोल, ऑल इंडिया रेडियो, इन सब से 3 से 3.5 घंटे तो हमें तैयार करने में लगता है वास्तविक मैटर। वैसे तो कोई भी उठा के आपको करंट अफेयर्स करवा देगा, लेकिन जो वास्तविकता में जो एक्चुअल करंट अफेयर्स जो हम करवा रहे हैं, जिससे आपकी 60 से 70% जीके भी रिकवर होती है दोस्तों, वो हम बहुत मेहनत से करवाते हैं। फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप वीडियो को पूरा देखते क्यों नहीं हो। आपके अंदर एक तरह से अग्नि क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है, हमें कुछ करके दिखाना है। आप तो बिल्कुल स्लो हो गए हो दोस्तों। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप पूरा मैटर देखोगे नहीं, और आप सबके सब तो देख भी नहीं रहे हो। और दोस्तों, आप 10 लोगों को शेयर कर दिया करो। हमारा 60 डेज चैलेंज चल रहा है, हिस्ट्री कल्चर राजस्थान की और पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है दोस्तों, उसको भी आप पूरा नहीं देख रहे हो। कितना ज़बरदस्त आपको मैटर दिया जा रहा है। आप कहीं से तुलना कर लेना कि ये मैटर आपको मिलेगा क्या। यूपीएससी दे देना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप पूरा मैटर देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो। तो देखिए, आज हम बात करते हैं 24, 25, 26 जुलाई के करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय HSR संज्ञान प्रतियोगी संस्था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नए हो। और दोस्तों, मेरी बात को आज मानिए, नहीं तो आप ये नोट्स आप लिख लोगे, लिखने के बाद आप तैयार नहीं करोगे, फिर आप एग्ज़ाम दे के आओगे और फिर मैच करवाओगे, तब आप देखोगे कि सर ने तो सही कहा था, पूरा मैटर यहीं से है, हमें पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो आपको बड़ा पछतावा आएगा। तो आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स हो या हिस्ट्री कल्चर राजस्थान का, या फिर आपका पॉलिटी हो, जो क्लासें, ये 3 क्लासें चल रही हैं, ये तो आपकी साथ के साथ कवर होनी चाहिए। पूरा वीडियो देखकर ही होगा दोस्तों, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए, आज हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है दोस्तों। आपको पूरा मैटर बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है। तो देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग करने की गाइडलाइन जारी की है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने क्या करा है कि भाई कोविड-19 के उपयोग के लिए जो वाल्व लगा होता है ना, मास्क में वाल्व लगा होता है, जैसे इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मास्क है और इसमें ये वाल्व लगा हुआ है, तो ये वाल्व वाला जो मास्क है ना, इसका उपयोग करने के लिए क्या कहा है कि इसका उपयोग नहीं करें, क्योंकि इसमें से जो पार्टिकल्स होते हैं वो चले जाते हैं वाल्व के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके के मास्क की किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर न करने की गाइडलाइन दी है। तो देखिए, वाल्व लगे N95 मास्क नहीं लगाना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी। अच्छा, कैसा लगाना है? बिना वाल्व वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। तो देखिए, आपका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी हो गया, वाल्व लगे N95 मास्क को आप उपयोग में नहीं लो, क्योंकि इससे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोविड-19 का वो वायरस है, वो नहीं रुक पाता है इसमें से। तो इस वजह से आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, किसने क्या ऑर्डर जारी किया और फिर गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया था दोस्तों। तो देखिए, सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए बोला है। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक कौन है? डॉक्टर राजीव गर्ग। उन्होंने क्या कहा है? राज्य सरकार हो और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र गवर्नमेंट है, इन सबसे ये कहा है कि N95 मास्क का उपयोग करें, लेकिन बिना वाल लगा हुआ नहीं करें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो अमेरिका ने ह्यूस्टन में मौजूद किस देश के कंसुलेट यानी वाणिज्यिक दूतावास को 72 घंटे में बंद करने को कहा है? दोस्तों, अमेरिका ने क्या कहा है कि भाई वाणिज्यिक दूतावास है, उसको 72 घंटे के अंदर अंदर हम बंद करेंगे। ठीक है, उसको क्लोज कर देंगे, जो दूतावास बना हुआ है जहाँ पर जो वो एनओ रहते हैं यानी जो दूत होते हैं वो रहते हैं, उसको बंद करने के लिए बोला है उस बिल्डिंग को। ठीक है, 72 घंटे के अंदर। तो ये कौन से देश के लिए बोला है दोस्तों? चाइना के। ठीक है, चाइना के दूतावास को बंद करने के लिए बोला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी चाइना के दूतावास को अमेरिका भी बंद करने वाला है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। देखिए, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। देखिए, अमेरिका ने चीनी काउंसिलेट पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा चुराने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने क्या कहा है? चीनी जो काउंसिलेट है, चीनी दूतावास है, उससे उनके बारे में ये कहा है कि इन्होंने इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है, बौद्धिक संपदा यानी जो हम नए नए विकास करते हैं, उन चीज़ों को ये चुरा रहे हैं और चुरा करके ये अपना खुद का फिर जैसे मान लीजिए मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो पहले यहाँ से चुरा लेते हैं, उसके बाद ये खुद का बना देते हैं मेड इन चाइना करके। तो इसका आरोप लगाया है और ये कहा है कि ये बहुत बड़ा मामला है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ह्यूस्टन। तो दोस्तों, ह्यूस्टन कहाँ है? अमेरिका में है ह्यूस्टन। और ह्यूस्टन वही जगह है जहाँ पर पीएम मोदी ने क्या दिए थे? भाषण दिए थे। और वहाँ पर क्या कहा गया था मोदी को? उस इवेंट को कहा गया था हाउडी मोदी। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, ह्यूस्टन वही जगह है जहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका जो प्रेसिडेंट के साथ संबोधित किया था और इस इवेंट को क्या कहा गया था? हाउडी मोदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हाउडी मोदी इस इवेंट को कहा गया था। तो ह्यूस्टन में ही मोदी ने क्या दिए थे? भारतीयों को भी संबोधित किया था और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की थी। अब हम बात करते हैं काउंसिलेट क्या होता है दोस्तों। तो ये क्या एम्बेसी होती है? एम्बेसी एक बिल्डिंग होती है। हर दूतावास यानी काउंसिलेट का मतलब होता है दोस्तों, काउंसिलेट का मतलब जो दूतावास होता है यानी एक बिल्डिंग होती है, एम्बेसी होती है, उसे क्या कहते हैं? काउंसिलेट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, काउंसिलेट क्या होता है। तो देखिए, एम्बेसी होता है और दूसरा काउंसिलेट होता है। एम्बेसी जिसमें दूसरे देश के राजदूत एम्बेसडर रहते हैं, ये देश की कैपिटल में होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। वैसे आपको ये बात समझ में ही आ गया होगा कि भाई ये कहाँ पर है? ये वाशिंगटन डीसी के अंदर है और वहीं पर इसको प्रतिबंधित करने के लिए बोला है। 72 घंटे के अंदर अमेरिका इसको बंद कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। तो बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, उसका नाम आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये किसे बनाया गया है? संजीव बजाज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, संजीव बजाज को बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन बनाए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, किस राज्य या यूटी का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल
या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग प्लाजा है वो कहाँ पर बनाया जाएगा दोस्तों? ये दिल्ली में बनाया जाएगा। इससे क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको मतलब प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अभी क्या होता है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ तो बढ़ गया है भारत, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हर जगह पर उनको रिपेयर करने के सेंटर नहीं है। तो इस वजह से क्या प्लाजा, चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। अब जैसे पेट्रोल पंप है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी क्या चार्जिंग पंप होने चाहिए, चार्जिंग प्लाजा होना चाहिए, वो नहीं है। इसको लेकर के दिल्ली में क्या किया गया है दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली के बारे में मैंने 1-2 दिन पहले ही बताया था कि सीएम तो अरविंद केजरीवाल है, उपराज्यपाल अनिल बैजल है। और ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया था? 62 अमेंडमेंट एक्ट, 62वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया था भारत की? तो दोस्तों 1911 में, 1911 में घोषणा हुई थी। उससे पहले ब्रिटिशर्स के समय में कोलकाता राजधानी हुआ करता था, तो 1911 में घोषणा हुई थी और 1911 में दिल्ली को क्या बनाया गया था? कैपिटल बनाया गया था भारत की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। और वैसे 12 में यहाँ पर काम धाम स्टार्ट हो गया था, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह ने इसका उद्घाटन किया है दोस्तों। एक तो जो ऊर्जा मंत्री है आर.के. सिंह, उन्होंने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। और नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी के सहयोग से एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ने इस चार्जिंग प्लाजा को स्थापित किया है। यहाँ से देखिए कई बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना होगा आपको यहाँ से। एक तो जो ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, उसने तो उद्घाटन किया था, उन्होंने तो उद्घाटन किया था। दूसरी बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, इसके द्वारा इसका, और दूसरी एक है EESL एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों के सहयोग से ये प्लाजा स्थापित किया गया है। ध्यान रह जाएगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कूड़ा कचरे से बिजली बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? दोस्तों, जो कूड़ा करकट होता है उससे बिजली बनाने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पहल लॉन्च की, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी यानी वेस्ट का मतलब कचरा, कूड़ा करकट, टू एनर्जी यानी कूड़ा करकट से ऊर्जा। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी, ये तो हिंदी आप करोगे तो ही पता लग जाएगा आपको। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के सीएम कौन है दोस्तों? उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर हैं यहाँ के बेबी रानी मौर्य। कैपिटल देहरादून है। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक तो है फ्लावर वैली, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ये काफ़ी फेमस है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए, हाल ही में किस संगठन ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, MSME मंत्रालय के साथ किसने समझौता किया है? MSME क्या है? यह है दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यानी माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, स्मॉल लघु मीडियम मध्यम उद्योग मंत्रालय ने किसके साथ किया है दोस्तों? ये क्या है? CBDT के साथ। अब ये CBDT क्या है दोस्तों? तो देखिए CBDT आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एमएसएमई मंत्रालय ने क्या किया है, समझौता किया है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लीजिए दोस्तों, इसको मैं कट करना भूल गया था। तो देखिए, हाल ही में पंजाब सरकार ने वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन का ऋण लिया है, जिसका 30% कैनाल जल सप्लाई के लिए खर्च करेगा, जिसमें कौन से 2 शहरों को सप्लाई की जाएगी। दोस्तों ये बात क्या है, अब आप समझिए इसको। भाई अभी पंजाब गवर्नमेंट ने कैनाल के माध्यम यानी नहर के माध्यम से 2 बड़े शहरों को, 2 वहाँ के ज़िलों को वाटर सप्लाई करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया है। वर्ल्ड बैंक से तो वैसे टोटल ऋण लिया है $200 मिलियन, उसका 30% इस पर खर्च किया जाएगा। उसका 30% आप जान ही रहे हो कितना, $60 मिलियन हो जाएगा। तो अब ये कौन से शहर हैं जिनके लिए ये कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई की जाएगी। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक तो लुधियाना है और एक अमृतसर है। लुधियाना और अमृतसर में कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई होगी, नहर आधारित जल की क्या होगी, सप्लाई होगी दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक एक्चुअल में दोस्तों एक संस्था नहीं है, वर्ल्ड बैंक क्या है, 5 से मिलकर बना हुआ है। 5 देखिए, 5 संस्थाओं से मिलकर वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो है इसमें IFC है दोस्तों, एक IBRD है, एक IDA है, एक मीगा है और एक ICSID। तो कौन कौन सी हैं, एक तो दोस्तों IBRD, एक है दोस्तों IFC, और दोस्तों एक है, आपको ध्यान रखना है, IDA है, एक है मीगा, और एक है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, ICSID। तो ये 5 संस्थाएं मिलकर के वर्ल्ड बैंक बनाती। लेकिन ऋण कौन सी देती है इनमें से, मुख्य रूप से दोस्तों एक तो IBRD देती है, ये तो जो मध्यम आय वाले देश हैं उनको देती है। एक IDA देती है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये देती है दोस्तों बिल्कुल गरीब देशों को ऋण देती है। तो अभी भारत ने वर्ल्ड बैंक से तो लिया है, पर किससे लिया है, IBRD से, ये ध्यान रखना है। तो $200 मिलियन का ऋण लिया है, और इसके अध्यक्ष कौन है अभी, तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है दोस्तों, CFO है अंशुला कांत, ये भारतीय है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए हाल ही में इंडियन मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को किस देश में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों कोविड-19 को लेकर के जो कला नारायण स्वामी है, नर्स है भारतीय मूल की, इसने बहुत बेहतरीन काम किए हैं, तो इसलिए कौन से देश ने इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सिंगापुर है। अब हम बात करते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, यहाँ की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति अभी कौन है, राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो देखिए याकूब हामिद हैं यहाँ के राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर किस मतलब भारतीय मूल की नर्स है, सिंगापुर में रहती हैं, वहीं पर काम करती हैं, तो उनको अभी राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा है। इसके बाद फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। देखिए मधुबनी कला है, ये कौन से राज्य में प्रसिद्ध है, ये क्यों चर्चा में रहा है।
तो दोस्तों अभी एक मधुबनी कला के एक प्रमुख कलाकार हैं जो इसको मधुबनी जो कला है इस पर काम करते हैं। ये पेंटिंग होती है दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया है, करीब बहुत सारे मास्क बनाए हैं दोस्तों, बहुत सारे मास्क बनाए हैं और 50 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, उनको मतलब सेल कर रहे हैं। और मास्क पर इस कला की पेंटिंग की गई है, जिससे इनका जो कारोबार है वो भी बढ़ा है और दोस्तों इनकी इनकम भी बढ़ी है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो मधुबनी कला है कहाँ की? तो दोस्तों मधुबनी कला है बिहार की। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की कैपिटल आप सभी जानते हो पटना है। बिहार के जो अभी सीएम हैं नीतीश कुमार हैं और बिहार के गवर्नर कौन है, फागू चौहान। ये 3 बातें तो आपको ध्यान रखनी होगी। और मधुबनी कला को जीआई टैग भी दिया जा चुका है दोस्तों। जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक सांकेतक। ठीक है, सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया था दोस्तों, तो दार्जिलिंग की चाय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, वहाँ की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। बिहार के अन्य प्रोडक्ट कौन कौन से हैं दोस्तों, तो एक कटरानी चावल भी है और मधुबनी कला भी है और भी कई प्रोडक्ट हैं, आपको देख लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NMDC लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये सबसे बड़ी भारत की क्या है, जो स्टील हुआ, जैसे कॉपर, आयरन, डोलोमाइट और बेंटोनाइट, जिप्सम, इनका प्रोड्यूसर कंपनी है सबसे बड़ी। इनका जो उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है दोस्तों, ये है नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NMDC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो इसके अभी सीएमडी किसे, सुमित देव को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1958 में। ठीक है, और ये क्या है, नवरत्न कंपनी है दोस्तों। अब ये नवरत्न क्या आ गया दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो महारत्न कंपनियां, जो जिनका सबसे बड़ा टर्नओवर होता है, सबसे बड़ा प्रॉफिट में चलती हैं और सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, वो कंपनियां क्या कहलाती हैं दोस्तों, महारत्न कंपनियां। तो भारत में महारत्न कंपनियां अभी 8 हैं। ठीक है, 8 कंपनियां महारत्न हैं। जैसे आपको ध्यान जो ऑयल इंडियन कॉरपोरेशन है, OIC, ऑयल इंडियन कॉरपोरेशन, भैल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, उसके बाद ONGC है, NTPC है, और ऐसे करके टोटल 8 कंपनियां हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों भारत में करीब 17 हैं मिनी रत्न कंपनियां, महारत्न। उसके बाद नवरत्न कंपनियां, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ी तो होती हैं महारत्न कंपनियां, वो तो हैं दोस्तों कितनी, 8 हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं नवरत्न कंपनियां, तो ये हैं 17, और मिनी रत्न कंपनियां हैं करीब 50। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए, भारतीय सैन्य उपकरणों में सर्वाधिक आयात रूस से होता है, जो संपूर्ण सैन्य आयात का कितना प्रतिशत है दोस्तों? सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से होता है, रशिया से होता है। किसका, जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, जो सैन्य उपकरण होते हैं, सैन्य वेपन्स होते हैं, सैन्य यानी हथियार होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा जो भारत इंपोर्ट करता है वो कहाँ से करता है, रशिया से करता है, रूस से करता है। तो दोस्तों रूस से करता है, कितना प्रतिशत करता है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए 86%, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर
हो जाएगा, ठीक है, 86%। उसके बाद अमेरिका से, फिर इजराइल से, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर देखना है कि भारत कौन कौन से वेपन्स वहाँ से खरीदता है। तो दोस्तों देखिए रसिया से एक तो देखिए परमाणु पनडुब्बी अकोला ली थी, अकूला, ठीक है, ये ध्यान रखना है, परमाणु पनडुब्बी अकूला पूछा जाता है कहाँ से ली गई थी, रसिया से। बात करते हैं रसिया से दोस्तों और क्या लिया है, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस रसिया के सहयोग से बनाइए। देखिए भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मॉस्को नदी, इन दोनों का, ब्रह्मपुत्र का तो ब्रह्म ले लिया, मॉस्को का क्या ले लिया, मोस ले लिया, तो इससे ब्रह्मोस बनाया है, ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ से लिए, रसिया से ली है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक सुखोई सुखोई 30 MKI, Su-30 MKI, ये एयरक्राफ्ट लिया है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं तो रसिया से और क्या लिया है, टैंक्स लिए हैं, T-90 टैंक लिया है, तो ये सारी चीज़ें ली हैं। उसके बाद हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की परमाणु पनडुब्बी आपको ध्यान रखना है, विक्रमादित्य है, INS विक्रमादित्य है, ये आपको पता होना चाहिए। एक है अभी जो 2018 में लॉन्च हुई थी, INS कंजर है, INS करंज है। इस तरीके से आप टोटल यहाँ पर देखो, तो देखिए 86% हो गया। अब हम यहाँ पर एक एक हथियार के बारे में जानेंगे। भारत रूस से निम्न हथियार लेता है, ब्रह्मोस मिसाइल, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए फाइटर प्लेन है, MiG-27, MiG-29, और पहले जो पाकिस्तान पर जब सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई थी तब कौन से गए थे, मिराज गए थे, ये आपको ध्यान। टैंक T-90 टैंक भी कहाँ से लिया है, रसिया से। सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट भी रसिया से, और अकोला पनडुब्बी ये भी रसिया से ली गई है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए INS विक्रमादित्य, INS करंज भारत की स्वयं की पनडुब्बी हैं जो फ्रांस के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अच्छा, अमेरिका से क्या ज़्यादा, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर है और M777 होवित्जर एयरक्राफ्ट है, ये अमेरिका से देता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। हाल ही में HIL ने मलेशिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 20.6 मीट्रिक टन DDT किस देश को निर्यात किया है। सॉरी दोस्तों, ये मलेशिया बाई मिस्टेक प्रिंट में हो गया, मलेरिया नियंत्रण है। तो देखिए हाल ही में हिंदुस्तान इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 20.6 मीट्रिक टन DDT किस देश को निर्यात किया है। तो 20.6 मीट्रिक टन DDT क्या है दोस्तों, DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, देखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। देखिए ध्यान रखना है दोबारा से, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन, ये फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम पूछे। तो ये कौन से देश को दिया है दोस्तों, साउथ अफ्रीका की कैपिटल आप दोस्तों जानते ही होंगे। वहाँ पर वैसे 2-3 कैपिटल हैं, केपटाउन भी है और दोस्तों प्रीटोरिया भी है, ऐसे करके 3 कैपिटल हैं वहाँ पर, देख लेना आप एक, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, तो देखिए ऑथमर जैडलर ने बनाया था इसे, बनाया था। और पॉल हरमन ने क्या कहा था कि ये कीटाणुनाशक है, उसको ये पता नहीं था इससे होगा क्या। भाई बना तो 1874 में किसने दिया था, ऑथमर जैडलर ने, लेकिन इसको कीटाणुनाशक का पता किसने लगाया, ये पॉल हरमन ने लगाया था दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों।
तो देखिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को ही सबसे पहले भारत में प्रसारण किया गया था बॉम्बे से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाल ही में किस अभिनेता ने कोविड-19 के दौरान रोजगार ढूंढने वाले युवाओं के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों ऐसा करने वाला तो आप जानते ही होंगे, सोनू सूद है, जिन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। जो लोग रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं और ऐप वो प्रवासी हैं, ठीक है, उनके लिए आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस संस्था ने उच्च क्वालिटी का ड्रोन भारत विकसित किया है? उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है दोस्तों, जिसका नाम क्या रखा गया है? भारत। तो ये कौन सी संस्थान है? DRDO। DRDO की बात करते हैं तो DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अभी अध्यक्ष कौन है DRDO के? तो जी सतीश रेड्डी हैं दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों सभी ऐसी खबरों की बात करेंगे जो अब आपको यहाँ पर देखनी है। क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो होलो आर्चिया क्या है दोस्तों? हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि जो महाराष्ट्र का बुल्ढाना जिला में लोनार झील है, पूछी जाएगी आपसे 100%, और आप हिस्ट्री का क्वेश्चन समझोगे इसको, क्योंकि करंट के सीधे आएंगे और बाकी आप लिंक करके तो देखो। ठीक है, तो देखिए होलो आर्चिया जो महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में लोनार झील है, उसमें उसका रंग गुलाबी हो गया था दोस्तों। तो गुलाबी हो गया तो वो किसकी वजह से हुआ था? पहले तो एल्गिन की वजह से बताया गया था, एल्गिन्स की वजह से यानी शैवाल की वजह से, लेकिन अभी बताया गया है कि भाई ये होलो आर्चिया के कारण हुआ है, होलो आर्चिया का। तो दोस्तों आपको ये भी क्या बैक्टीरिया से होते हैं, छोटे छोटे से बैक्टीरिया होते हैं होलो आर्चिया, इनकी वजह से गुलाबी कलर हुआ था, क्योंकि गुलाबी रंग का स्राव करते हैं। और अभी क्या उसका कलर धीरे धीरे दोबारा से सही होता आ रहा है। क्यों? बरसात की वजह से उस समय अम्लता भी बढ़ गई थी, पीएच जो जल का पीएच मान भी बढ़ गया था, इसलिए कलर गुलाबी हो गया था दोस्तों। क्योंकि अम्लों का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। तो अम्लता भी बढ़ गई थी और टेम्परेचर भी बढ़ गया था, तो इस वजह से और होलो आर्चिया के कारण क्या हो गया था? रंग गुलाबी। अब क्या हुआ है दोस्तों? अब पीएच मान भी कम हो गया है, टेम्परेचर भी कम हो गया है और उसमें पानी और भी आकर मिल गया है। ठीक है, तो अभी रंग कैसा हो गया है दोस्तों? अभी रंग हो गया है दोबारा से सही हो गया है। तो देखिए पुणे स्थित आगरकर संस्थान, आपको पता लगाना है कि भाई किसने बताया था कि होलो आर्चिया के कारण लोनार झील का पानी गुलाबी हुआ था? तो पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान है, इसने बताया था। ठीक है, इसने बताया कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील के पानी का रंग होलो आर्चिया नामक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति के कारण गुलाबी हो गया। ठीक है, अब लेकिन कैसा? दोबारा इसका रंग थोड़ा चेंज हो गया। थोड़ा सा और देखिए इसके बारे में दोस्तों। तो देखिए होलो आर्चिया या होलोफिलिक आर्चिया एक जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और खारे पानी में पाया जाता है। तो ये गुलाबी रंग पैदा करता है होलो आर्चिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं येलो इंडियन बुलफ्रॉग। येलो इंडियन बुलफ्रॉग यानी ये बड़े मेंढक होते हैं पीले रंग के दोस्तों, पीले रंग के मेंढक होते हैं। तो इनके बारे में अभी ये बताया गया है कि महाराष्ट्र में कोई नरसिंहपुर जिला है, वहाँ पर ये पाए गए हैं। तो देखिए हम थोड़ा देख लेते हैं। येलो इंडियन बुलफ्रॉग यानी मेंढक होते हैं दोस्तों। तो देखिए हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में येलो इंडियन बुलफ्रॉग का एक बड़े समूह को देखा गया है।
बहुत ज़्यादा मेंढक वहाँ पर देखे गए हैं पीले कलर के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो येलो इंडियन जो बुल फ्रैग है, इंडियन बुल फ्रैग का वैज्ञानिक नाम क्या है? होप्ला बत्राचुस, होप्ला बत्राचुस टाइग्रिनस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, होप्ला बत्राचुस टाइग्रिनस। देखिए होप्ला बत्राचुस टाइग्रिनस, ये किसका? बुल फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम है, पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? मेटा मटेरियल्स के बारे में। तो देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने ये बताया है कि जो बड़ी बड़ी जो दीवारें, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। देखिए फिर से थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, मेटा मटेरियल्स, ये जो आईआईटी कौन सा है दोस्तों? मद्रास और नैरोबी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने क्या बताया है कि भाई मेटा मटेरियल्स की सहायता से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें त्रुटि, यदि कोई दोष हो गया है, गलती हो गई है, तो उसको पहचान जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो देखिए थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और नैरोबी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बड़ी अवसंरचनाओं में त्रुटि का पता लगाने के लिए मेटा मटेरियल्स का उपयोग किया है कि मेटा मटेरियल्स से उनकी त्रुटि पता चल जाती है। ये दोस्तों क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म संरचना के कृत्रिम रूप के से तैयार किए गए पदार्थ होते हैं मेटा मटेरियल्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में बड़ी बिल्डिंगों में या बड़ी अवसंरचनाओं में दोषों का पता लगाने के लिए मेटा मटेरियल्स की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये एक तो आईआईटी मद्रास और एक नैरोबी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। कितने मेगावाट का? 3 मेगावाट का। तो देखिए कहाँ पर किया है? एजीमाला, भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला ने क्या किया? 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है दोस्तों। ये देखिए भारत का टारगेट है 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का, 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का, तो उसको भी पूरा करने में सहायक है, ठीक है, ये आपको ध्यान। इसके बाद हम आगे बात करते हैं नेशनल मिशन कब तक पूरा करने की बात है? 2022 तक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति ने महान स्वतंत्रता सेनानियों बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो दोस्तों अब दोनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 1856 में। कहाँ पर? उस समय बॉम्बे प्रांत था, अभी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 23 जुलाई 1856 को, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू किया था तब, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। इनको देखिए जो सिरोल थे, अंग्रेज थे सिरोल, उसने इनको भारत में अशांति का जनक भी कहा है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने स्वराज प्राप्त करने की बात कही थी तो वो उन्हें चुभी थी। तो सिरोल ने क्या कहा था? भारत में अशांति का जनक कहा था। किसको? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 2 समाचार पत्र लिखे थे। एक तो अंग्रेजी में तो लिखा था मराठा, और मराठा भाषा में लिखा था दोस्तों केसरी। तो ये बातें हम देख लेते हैं और बात करते हैं हम चंद्रशेखर की दोस्तों। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। 23 जुलाई 1906 को उनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। और 1931 में क्या हुआ दोस्तों? उनकी मतलब एक पार्क था प्रयागराज इलाहाबाद में, वहाँ पर
उनकी मौत हो गई थी, ठीक है, गोली लगने से। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या 1924 में HRA का गठन किया था। HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक अब्दुल्ला खां थे दोस्तों। ये सारे लोग थे, एक सचिंद्र सान्याल थे, इन्होंने मिलकर के किया था। उसके बाद HRA को 1928 में किस में बदल दिया था दोस्तों? सोशलिज्म HRA में, यानी HSRA में, हिंदुस्तान सोशलिज्म रिपब्लिक एसोसिएशन। तो देखिए 1928 में क्या कर दिया था? HSRA बना दिया था, जिसमें भगत सिंह भी शामिल हो गए थे। 1925 में काकोरी कांड हुआ था दोस्तों। काकोरी कांड में भी चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अब्दुल्ला खां, इन लोगों का हाथ था। जो सहारनपुर से ट्रेन जा रही थी, उसमें हथियारों को लूटने की कोशिश की गई थी, कुछ लूटे भी गए थे। ये बातें आपको देखनी है। तो देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये चर्चा में भी है और हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 23 जुलाई 1856 को वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक, पत्रकार, समाज सुधारक एवं उग्र राष्ट्रवादी थे, उग्रवादी विचारधारा के थे। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में बताया था, क्योंकि उन्होंने स्वराज की मांग की थी, इसलिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, और उनका देखिए नारा भी था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने देखिए एक तो गणेश उत्सव, मतलब धार्मिक भावना को उत्तेजित करने के लिए लोगों में कि भाई आंदोलन से जुड़े, इसलिए भगवान गणेश का उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये भी शुरू किए थे। तो देखिए गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव ये भी मनाना शुरू किया था। उन्होंने केसरी लिखा था मराठा भाषा में, समाचार पत्र, और मराठा लिखा था दोस्तों अंग्रेजी भाषा में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1908 में केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर इनको 6 वर्ष के लिए मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया था, और बर्मा में इन्होंने गीता रहस्य नामक बुक लिखी थी। तो देखिए आगे हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 1908 में तिलक ने केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह के आरोप लगाकर इनको 6 वर्ष की सज़ा दे दी थी अंग्रेज़ों ने, और मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके जेल भेजने के कारण बम्बई में कपड़ा मिलों में जो मजदूर काम करते थे, उन्होंने हड़ताल भी की थी। आगे हम बात करते हैं, मांडले जेल में इन्होंने क्या लिखा था दोस्तों? गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इससे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की दोस्तों। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद की हम बात करते हैं, तो जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के वर्तमान अली रजापुर के भाभरा गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को, और भाभरा गांव में हुआ था, अली रजापुर डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, अब देखिए उनकी सर्वोच्च नेतृत्व एवं संगठन मैंने आपको बता दिया कि HRA का गठन किया था 1924। HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और 1928 में किसका किया था दोस्तों? 1928 में HRSA का, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जो HRA के जो क्या थे, कार्यकर्ता थे, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये आपको ध्यान रखना है। और 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था दोस्तों?
काकोरी कांड हुआ था। उत्तर प्रदेश में रेल है जो लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, तो काकोरी नामक स्थान पर उस ट्रेन को लूटा गया था, डकैती डाली गई थी, जो काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी डायरेक्ट आपसे डेट पूछ ली जाती है, काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925। इसमें ये सभी थे, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र सान्याल, ये सभी थे। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिज्म रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना मैं बता चुका हूँ, 1928 में हुई थी, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, और इसमें भगत सिंह भी शामिल हो गए थे। भगत सिंह की एक अलग सभा थी, नौजवान भारत, ठीक है, उनके सारे सदस्य इसमें मिल गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज है वर्तमान, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई दोस्तों। अब हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट खबर क्या है हमारे पास, कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों हाल ही में जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, उसने क्या, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ये कंपनी है दोस्तों जो पोर्ट्स का नेतृत्व करती है, पोर्ट्स को संभालती है। पोर्ट्स क्या है, बंदरगाह। इसको अब एक बंदरगाह कृष्णापट्टनम पोर्ट लिमिटेड बेच दिया है। कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड है जो सीसीआई ने किसको बेच दिया है दोस्तों, आपको तो ये ध्यान रखना है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड, इतना याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अमला शंकर की। तो दोस्तों अमला शंकर क्या नृत्यांगना थी, प्रसिद्ध नृत्यांगना अमला शंकर। इनका 101 वर्ष की आयु में 101 वर्ष की हो गई थी, और अब इनका क्या हो गया है दोस्तों, निधन हो गया है 24 जुलाई को, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कोलकाता में निधन हो गया, और ये जसोर वर्तमान बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था 1919, 27 जून 1919 को जसोर, अब वर्तमान बांग्लादेश में, क्योंकि उस समय भारत से अलग नहीं था बांग्लादेश, जन्म हुआ था, और अभी यहाँ पर कोलकाता में इनका निधन हो गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए झारखंड के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश, झारखंड में क्या कहा है कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे कोविड-19 के कारण, उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, 2 वर्ष की सजा, इतना है बस इसमें। ठीक है। आगे हम बात करते हैं शहद परीक्षण प्रयोगशाला, शहद परीक्षण प्रयोगशाला। तो दोस्तों 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से क्या स्थापित किया है, शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए भारत में रह रहे और भारत में अध्ययन करें। देखिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने, यानी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने घोषणा की है कि जो लोग जैसे विदेशों में पढ़ रहे थे लेकिन वर्तमान में वो भारत में रह रहे हैं तो भारत में ही अध्ययन करें, ये बात कही है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। बस यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि भाई किसने घोषणा करी थी ये, तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने घोषणा की थी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन। तो दोस्तों अभी FAO की रिपोर्ट आई है दोस्तों। FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है दोस्तों, UN की संस्था है FAO। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन।
तो देखिए इसके बारे में इन्होंने वन के बारे में रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट 1990 से हर 5 वर्ष में जारी करते हैं। ये आपको इन्होंने बताया है कि जिन देशों ने वनों में वृद्धि की है, वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाया है, उसमें भारत कौन से नंबर पर रहा है? तीसरे नंबर पर। 10 देशों में भारत का स्थान तीसरा रहा है। ये FAO की जो रिपोर्ट आई है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, जो FRA रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया। तो आगे हम बात करते हैं। तो देखिए FAO कब से रिपोर्ट जारी कर रहा है? 1990 से हर 5 वर्ष में रिपोर्ट जारी करता है। FRA 2020 के अनुसार शीर्ष 10 देशों में वर्ष 2010 से 20 के दौरान वन क्षेत्र में क्या हुई है? सबसे ज़्यादा वृद्धि जहाँ पर दर्ज की गई है उन देशों में है चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, वियतनाम, टर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली, रोमानिया, ये देश है। तो भारत तीसरे स्थान पर आ रहा है। एशिया महाद्वीप में वनों की स्थिति क्या है? तो सभी कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में बढ़े हैं 2010 से 20 के दौरान। 1.17 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वन बढ़ गए। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे भारत में वनों की स्थिति क्या है। भारत में वनों की स्थिति क्या है? तो देखिए भारत में जो वनों की दर है दोस्तों, वो किस दर से बढ़ रही है? 0.38% से। और 2000 यहाँ पर 2,66,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वनों की वृद्धि हुई है 10 साल में दोस्तों, 2,66,000। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग। तो दोस्तों रेलवे ने क्या किया है, हर डब्बे में क्या रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान टैग लगाने की बात कही है। ये तो देखिए दोस्तों, ये था आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स। आगे एक खबर हो रही छोटी सी। अरुण कुमार, ये दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक अरुण कुमार को पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी RPF के महानिदेशक थे, DG थे, डायरेक्टर जनरल थे अरुण कुमार। अभी इनको कहाँ पर, जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, उसका क्या नामित कर दिया है? उपाध्यक्ष। तो देखिए दोस्तों, ये था आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो, पूरे नोट्स तैयार करें। आपकी स्टडी में 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों, आपको कहीं भी मात खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों पॉलिटी और कल्चर का जो 60 डेज चैलेंज है उसको पूरा करें दोस्तों। आज 5वां दिन रहेगा उसका, तो 5वें दिन भी कंटिन्यू पूरा पढ़ें। जो स्टूडेंट पहले दिन जुड़े थे वो तो कम से कम पूरा देखें। नया स्टूडेंट कोई है तो वो भी क्या बैक की वीडियो प्लेलिस्ट में से देख लें। भारत के संविधान की अभी तक 4 वीडियो डली हैं और कल्चर की भी 3 या 4 वीडियो डल चुकी हैं, उनको पूरा देखें, नोट्स तैयार करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।